किस्से कहानियाँ। सुनो जी, आज जंगल से गायों को चरा कर आते हुए जंगल से कुछ लकड़ियां भी लेते आइएगा, क्योंकि कल खाना बनाने के लिए अब घर में लकड़ियां नहीं बची हैं। हाँ हाँ सुमित्रा, हम जंगल से लकड़ियां ले आएंगे और तब तक तुम हमारे लिए मीठा मीठा गाजर का हलवा बनाकर रखना। आज तो ढेर सारे गाजर का हलवा खाऊंगा मैं तो। मेरा तो बड़ा ही मन कर रहा है गाजर का हलवा खाने का। हाँ भाभी, आज तो मैं भी जी भर के गाजर का हलवा खाऊंगा। रामू भैया, कल मैं गांव की तरफ घूमने निकला था, तभी मैंने कुछ लोगों को बातें करते हुए सुना कि हमें अपने जीवन में कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे हम अपना जीवन यापन अच्छी तरह से कर सकें और हमारे पास भी हमेशा पैसे रहे, ताकि आने वाले समय में हमें भी किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। हाँ राजू, ये बात तो बिल्कुल सही है। हमें भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए कि आने वाले समय में हम अपना जीवन यापन अच्छी तरह से कर सकें और हमारे पास भी पैसे की कोई परेशानी ना आए। और भैया, हम ऐसा क्या करेंगे भैया? ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि हम ऐसा क्या करें। मुझे जोरों की भूख लगी है। चलो पहले कुछ खा लेते हैं, तब सोचेंगे कि क्या करना है। हाँ राजू, कुछ खा लेते हैं। चलो, मुझे भी जोरों की भूख लगी है, उसके बाद सोचते हैं कि क्या करना है। अब दोनों भाई खाने की तलाश में चलते चलते रास्ते में कुछ और आगे निकल जाते हैं। तभी उन दोनों को एक अमरूद का बगीचा दिखाई पड़ता है। अरे भैया, वह देखो, कितने सारे अमरूद लगे हुए हैं पेड़ में। चलो हम अमरूद तोड़कर खाते हैं। अरे राजू, क्यों ना हम भी एक बगीचा बनाएं और उस बगीचे में अमरूद के ढेर सारे पेड़ लगाएं। फिर हम उन अमरूद को बाजार में बेचकर ढेर सारे पैसे कमाएंगे। हाँ भैया, ये तो बहुत अच्छा विचार है। हाँ राजू, हम अमरूद का ही पेड़ लगाएंगे और उन पेड़ों में जब भी फल आएंगे हम उन्हें बाजार में बेच देंगे और फिर हमारे पास भी बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। हाँ भैया, और हम दोनों वह पैसे आधे आधे बांट लेंगे। नहीं नहीं, आधे आधे पैसे क्यों लेंगे? भला मैं बड़ा हूँ और तुमसे ज्यादा समझदार भी हूँ, तो तुमसे ज्यादा पैसे मैं ही लूंगा ना। नहीं भैया, मैं भी बहुत समझदार हूँ और मुझे भी आधे पैसे ही चाहिए उन फलों में से। नहीं राजू, मैं तुमसे कहीं अधिक बुद्धिमान हूँ, इसलिए मैं ज्यादा पैसे ही लूँ। दोनों भाई आपस में एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। तभी वहाँ एक आदमी आता है। अरे क्या हुआ भाई, आप किस बात को लेकर इतनी बहस कर रहे हैं? लगता है कोई गंभीर बात है। आप मुझे बताएं, मैं इसका हल जरूर निकालूंगा। देखो ना भाई, बड़े भैया मुझे आधा हिस्सा देने से इनकार कर रहे हैं। देखो भाई, मैं राजू का बड़ा भाई हूँ, तो मैं बुद्धि में इससे बड़ा हुआ ना, तो फिर क्यों मैं इसे आधा हिस्सा दूं? अरे वाह, लगता है मेरा आज का काम तो बन गया। ये दोनों तो बहुत ही बड़े मूर्ख हैं। इन दोनों मूर्खों से आज मेरा बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है। देखो भाई, बड़े होने से कोई अधिक बुद्धिमान नहीं होता है। बुद्धिमान तो कोई भी हो सकता है, फिर चाहे वह बड़ा हो या छोटा। लेकिन अगर तुम जानना ही चाहते हो तुम दोनों में से अधिक बुद्धिमान कौन है, तो तुम दोनों को अपनी अपनी बुद्धिमानी तो दिखानी ही पड़ेगी। हाँ हाँ भाई, मैं दिखाऊंगा अपनी बुद्धिमानी, पर अपनी बुद्धिमानी दिखाने के लिए लेकिन मुझे क्या करना होगा जिसे यह पता चले कि कौन अधिक बुद्धिमान है? हाँ, मैं भी दिखा दूंगा कि कौन अधिक बुद्धिमान है। मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें क्या करना होगा, पर तुम दोनों पहले मुझे यह बताओ कि तुम दोनों जंगल में क्या करने आए हो। भाई, हम यहाँ जंगल में अपनी गायों को चराने आए हैं। हमारी कुल 4 गायें हैं जिन्हें हम दोनों मिलकर चराते हैं। देखो भाई, अगर तुम ये जानना ही चाहते हो कि तुम दोनों में से अधिक बुद्धिमान कौन है, तो मेरे पास एक उपाय है। देखो भाई, तुम दोनों अपनी 2-2 गायें लेकर बाजार में जाओ और तुम दोनों में से जो भी ज्यादा महंगी गायों को बेच कर आएगा और जो भी ज्यादा पैसा लेकर आएगा वही होगा अधिक बुद्धिमान।
ये सुनते ही दोनों भाई अपनी बुद्धिमानी साबित करने के लिए दो दो गाय लेकर बाजार में बेचने के लिए निकल जाते हैं। अरे वाह, इन दोनों को ठगने के लिए तो मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। चलो, इनके आने तक का इंतजार मैं यहीं बैठ के कर लेता हूँ। वह ठग उन दोनों भाइयों का इंतजार वहीं बैठकर करने लगता है। तभी वहां छोटा भाई अपनी दोनों गायों को बेचकर बाजार से आ जाता है। हाँ, तो तुमने अपनी गायों को कितने में बेचा? भाई मैंने अपनी दोनों गायों को 30,000 में बेचा है। अरे राजू, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुमसे बड़ा हूं, तो ज्यादा बुद्धिमान मैं ही हुआ ना। देखो, मैंने अपनी दोनों गायों को 40,000 रुपये में बेचा है। भाई, अब तो साबित हो गया ना कि हम दोनों में से ज्यादा बुद्धिमान मैं ही हूं। हाँ, अब तो यह साबित हो गया है कि तुम ही ज्यादा बुद्धिमान हो। देखा राजू, अब तो इन्होंने भी कह दिया है कि मैं ही ज्यादा बुद्धिमान हूं। अब तो आधे से ज्यादा हिस्सा मैं ही लूं। भैया हमारी गायें तो बिक गईं। अब हम माँ से क्या कहेंगे और घर में जाकर सबको क्या जवाब देंगे कि हमारी गायें कहाँ हैं? हाँ राजू, ये तो तुम ठीक कह रहे हो। हम घर में सबको क्या जवाब देंगे? अरे, उसकी चिंता तुम क्यों करते हो भाई? मैं कब काम आऊंगा? तुम दोनों मुझे सारे पैसे दे दो, मैं बाजार जाकर तुम्हारी चारों गायों को वापस खरीद कर ले आऊंगा और तुम दोनों उन्हें लेकर घर चले जाना। हाँ हाँ, यही सही रहेगा। पर तुम क्यों जाओगे हमारी गायों को वापस लेने? अरे भाई, कैसी बातें कर रहे हो? अभी अभी तुमने अपनी बुद्धिमानी की परीक्षा दी है, जिससे मैं भी यह जान पाया कि तुम बहुत बुद्धिमान हो। तो तुम्हें वापस बाजार जाने की क्या जरूरत है? ये काम तो मैं ही कर दूंगा तुम्हारा। हाँ, यह बात भी सही है। दोनों भाई उस आदमी को अपने अपने पैसे दे देते हैं और वह आदमी उन दोनों के पैसे लेकर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। देखा राजू, मेरी बुद्धिमानी देखकर वह आदमी कैसे मेरा काम करने लग गया। दोनों भाई उसी जगह पर बैठकर उस ठग का इंतजार करते रहते हैं। भैया वह आदमी अभी तक आया क्यों नहीं? उसे गए तो बहुत समय हो चुका है और अब शाम भी होने वाली है, लेकिन वह अभी तक नहीं आया है। हाँ राजू, उसको तो अब तक आ जाना चाहिए था, पर वह क्यों नहीं आया? भैया कहीं वह आदमी हमें मूर्ख बनाकर हम दोनों के पैसे लेकर भाग तो नहीं गया? हे भगवान, हम तो उसे जानते भी नहीं। अगर वह नहीं आया तो हम क्या करेंगे? रामू और राजू दोनों भाई बहुत निराश हो जाते हैं और रात भी होने लगती है कि तभी वह दोनों अपने घर आ जाते हैं और सारी बात रामू अपनी पत्नी और माँ को बताता है। तभी उनकी माँ गुस्से में उन्हें डांटती है। अरे नालायक हो, तुम दोनों ही मूर्ख हो। ये क्या कर दिया तुम दोनों ने? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तुम दोनों नालायकों का तुम अपने जीवन में कैसे कुछ कर पाओगे? तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी? मैं समझ गई हूँ मुझे क्या करना है। मैं इन दोनों को जमींदार जी के घर पर लगा देती हूँ। वहाँ तो अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं। तुम दोनों को जमींदार जी के साथ रहने से हो सकता है तुम्हें भी कुछ सीखने को मिल जाए और तुम्हारे अंदर भी थोड़ी बुद्धि आ जाए और कुछ पैसे कमाने का हुनर भी तुम सीख जाओ। हाँ, यही ठीक रहेगा। अभी लेकर चलती हूँ तुम दोनों को जमींदार जी के घर। ठीक है शांति बहन, मैं तुम्हारे कहने पर इन दोनों को काम पर रख लेता हूँ, पर एक बात गांठ बांध लो, कोई गड़बड़ मत करना यहाँ, वरना मैं बहुत कड़ी सजा देता हूँ, समझे? ये बात गांठ बांध लो। जी जमींदार जी, हम कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे जी। हम कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। दोनों भाई जमींदार जी के घर जाते हैं और जमींदार उन दोनों को बहुत सारी ज्ञान की बातें सिखाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है। एक दिन जमींदार दोनों भाइयों को अपना पास बुलाता है और उनसे कहता है, सुनो, तुम दोनों को ये घड़े पास के गांव में लेकर जाना है और ये घड़े तुम वहां के जमींदार को देना और वह तुम्हें जो भी पर्ची दे वह मुझे लाकर देना। और ध्यान से सुन लो,
इस घड़े को कहीं भी अकेला मत छोड़ना। जमींदार जी, हम कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। जी जमींदार जी। दोनों भाई एक एक घड़ा लेकर दूसरे गांव की ओर निकल जाते हैं। अरे ये दोनों तो वही मूर्ख हैं जिन्हें मैंने उल्लू बनाया था। लेकिन ये क्या ले जा रहे हैं इन्हें घड़ों में? चलो मैं चुपके से इन्हें देखता हूं। बहुत प्यास लग रही है, थोड़ा पानी मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। पर जमींदार जी ने कहा था कि इन घड़ों को अकेला मत छोड़ना, नहीं तो हमारे खैर नहीं। हाँ छोटे भाई, हम इन घड़ों को जमींदार के पास ले जाकर ही दम लेंगे और तब जाकर ही पानी पिएंगे। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि इन घड़ों में बहुत सारे रुपये, पैसे, सोने, चांदी और हीरे जवाहरात होंगे जो ये लोग दूसरे गांव के जमींदार को देने जा रहे होंगे। लेकिन अब तो ये मुझे ही हथियाना होगा। तो फिर चलो इन दोनों मूर्खों को अभी देखता हूं। अरे रामू भैया, वह देखो, ये तो वही आदमी है जो हम दोनों के पैसे लेकर भाग गया था। अरे हाँ राजू, ये तो वही है। आज इससे तो हम अपने पैसे लेकर ही रहेंगे। हाँ भैया, सही समय पर मिल गया है ये हम दोनों को। अरे भाई, तुम हमारे पैसे लेकर कहाँ चले गए थे? हमने कितना इंतजार किया था तुम्हारा, पर तुम नहीं आए थे। अरे भाई, मैं तो आ ही रहा था तुम दोनों को पैसे देने के लिए। तभी रास्ते में एक बूढ़े आदमी को देखा। उसकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी, जिस कारण वह रास्ते में ही गिर गया था। तो फिर मैं उस बूढ़े व्यक्ति को लेकर एक वैद्य जी के पास चला गया और उसकी दवा ली और फिर उसे घर तक छोड़ने गया। तब तक रात भी होने लगी थी। लेकिन जब मैं पैसे लेकर जंगल की ओर गया तब तक तुम घर जा चुके थे और मैं तुम्हारा घर भी नहीं जानता था। और आज भी मैं तुम्हें ढूंढ ही रहा हूँ और तुम्हें ढूंढते ढूंढते ही इधर आया हूँ। तो क्या तुम हमारे पैसे लौटाने आए हो? हाँ, मैं तुम्हारे पैसे ही लौटाने आया हूँ। बस तुम लोगों को जल्दी से जाना होगा, क्योंकि जिस आदमी को तुमने अपनी गायें बेची थीं, वह तुम्हारी गायों को किसी और को बेचने जा रहा है आज। अरे नहीं, हम अपनी गायों को किसी और के हाथों में नहीं जाने देंगे। पर भैया, अब हम क्या करेंगे? जमींदार जी ने कहा था कि इन मटकों को कभी भी अकेला मत छोड़ना। तो हम अपने गायों को कैसे लेने जाएंगे? अरे भाई, तुम लोग क्यों चिंता करते हो? मैं हूं ना। जब तक तुम अपनी गायों को बचा कर लाओगे तब तक मैं तुम्हारे इन मटकों का ख्याल रखूंगा। अरे वाह, ये दोनों तो तुरंत मान गए और जल्दी से चले गए और मेरा काम भी बन गया। ये दोनों तो सच में बहुत बड़े मूर्ख हैं। अब मैं जल्दी से ये सारा माल लेकर निकल लेता हूँ, इससे पहले कि वह दोनों मूर्ख वापस आए। अरे नालायको, तुम दोनों से 2 मटके नहीं संभाले गए। किसी काम के नहीं हो तुम दोनों। निकल जाओ यहाँ से और दोबारा कभी भी मत आना यहाँ पर, वरना मैं तुम दोनों का बहुत बुरा हाल करूंगा। भैया, अब हम कहाँ जाएंगे? जमींदार जी ने तो हमें काम से निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे? राजू, अब हम उस ठग ढूंढेंगे और उससे सारा हिसाब करेंगे। फिर दोनों भाई उसी ठग को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। कई जगह ढूंढने के बाद आखिर वह ठग उन्हें दिखाई पड़ ही जाता है। भैया, वह देखो, वही ठग जिसने हम दोनों से ठगी की थी। हाँ, अब तक तो उसने हमें ठगा था, लेकिन अब उसे हम ठगेंगे। हाँ भैया, आज हमें हीरो को बहुत ही ध्यान से लेकर चलना है। अरे ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे राजू, आज तो हमें बहुत अच्छे से इस बक्से को सही जगह पर पहुंचाना है, क्योंकि इस बार हमें कोई गलती नहीं करनी है, समझे? वरना ये करोड़ों रुपए के हीरे तो हम चुका भी नहीं पाएंगे। क्योंकि सेठ जी ने कहा था कि इन हीरो की कीमत इतनी है कि कोई भी आदमी अपने 7 जन्मों तक बिना काम किए राजाओं की तरह बैठकर अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकता है।
अरे आज तो ये दोनों मूर्ख बहुत ही कीमती हीरे लेकर जा रहे हैं, और वह भी बहुत कीमती हीरे। अगर आज इन्हें लूट लिया तो जिंदगी भर कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, और उसके बाद यह राज्य ही छोड़कर चला जाऊंगा किसी और राज्य में। बस एक बार इन कीमती हीरों का ये बक्सा मेरे हाथ लग जाए। लेकिन इस बार इन मूर्खों को ठगना आसान नहीं होगा। इन्हें पैसे का लालच देता हूं। हाँ, यही सही रहेगा। अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? तुम दोनों को मैं 2-3 दिन से ढूंढ रहा हूं, लेकिन तुम दोनों कहीं मिले ही नहीं। असल में वह दोनों घड़ा मैंने उस जमींदार के यहाँ पहुंचा दिया था जहां तुम उन घड़ों को लेकर जा रहे थे। पर आज तुम लोग कहाँ जा रहे हो, और इस बक्से में क्या है? भाई, इस बक्से में ऐसी चीज है कि हम बता नहीं सकते। बस इतना समझ लो, इसकी इतनी कीमत है कि हम 7 जन्म तक राजा महाराजा बनकर रह सकते हैं। अच्छा, तो तुम इस बक्से को लेकर कहाँ जा रहे हो? माफ करना भाई, ये हम तुमको नहीं बता सकते। लेकिन भाई, मैं सोच रहा था कि तुम्हें बहुत सारे पैसे दे दूं, तब क्या तुम मुझे यह बक्सा दोगे? अरे नहीं नहीं भाई, ये बक्सा तो हम तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। अरे नहीं, मैं तुम्हें पूरे 50 लाख रुपए दूंगा। बताओ, तब क्या तुम मुझे यह बक्सा दोगे? नहीं नहीं भाई, इसकी कीमत के आगे 50 लाख कुछ भी नहीं है। हम नहीं दे सकते ये बक्सा तुम्हें। तुम अब जाओ और हमें भी जाने दो, हमें कहीं पहुंचना है जल्दी से। लगता है ये ऐसे नहीं मानेंगे। मुझे कुछ और रुपये देने होंगे इन लोगों को। अच्छा ठीक है, मैं तुम लोगों को पूरे 1 करोड़ रुपये दूंगा। तब क्या तुम मुझे यह बक्सा दोगे? क्या 1 करोड़ रुपये दोगे? हाँ, 1 करोड़ रुपए दूंगा। अच्छा ठीक है, पर पहले पैसे लूंगा, वरना तुम भाग जाते हो। अरे नहीं, मैं तुम्हें पहले ही पैसे दूंगा। देखो, इस बैग में पूरे 1 करोड़ रुपए हैं। तभी वह दोनों भाई पूरे 1 करोड़ रुपए ले लेते हैं, और वह ठग उस बक्से को लेकर वहां से चला जाता है। देखा राजू, इसने आज तक जितना हमें ठगा था, हमने उसका पूरा ब्याज भी आज वसूल कर लिया। हाँ भैया, और अब वह ठग रोएगा जब उस बक्से में ईंट पत्थर ही मिलेंगे उसको। किस्से कहानियाँ। चंदनपुर नामक एक गांव में रामदनी नाम के एक सेठ रहते थे। उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वे बहुत कंजूस थे। सेठ और सेठानी का जीवन बहुत मजे में बीत रहा था। एक दिन सेठानी ने सेठ से कहा, सेठ जी, मुझे आम खाने का बहुत मन कर रहा है। अरे भाग्यवान, ये क्या कह रही हो? आम भी कोई खाने की चीज है? उसमें तो बस मोटी गुठली ही निकलती है, और बाजार में उसके दाम बहुत महंगे हैं ना रे बाबा। मैं इतना महंगा आम नहीं ला पाऊंगा। सेठ जी, क्या करोगे इतना धन रखकर? जब ऊपर जाओगे तो कुछ भी साथ नहीं ले जा पाओगे। और हाँ, अगर आज आम नहीं लाए तो देख लेना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। मैं आपके लिए खाना नहीं बनाऊंगी, भूखे ही सोना आज। अरे भाग्यवान, आप भी कैसी बातें करती हो? ठीक है, ले आऊंगा आम। सेठ जी आम खरीदने निकल पड़े। उन्हें एक ठेले वाला आम बेचता दिखा। अरे भाई, ये आम कैसे दिए? सेठ जी, आपको तो पता है ये आम का सीजन है, इसीलिए आम बहुत महंगे हैं। पूरे 7 रुपए किलो, लेकिन हाँ, मीठे बहुत हैं। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। अरे नहीं भाई, तुम बहुत ज्यादा दाम बता रहे हो। जहाँ से तुम लाते हो वहाँ इतना महंगा तो नहीं मिलता होगा। आप ऐसा करो, थोक विक्रेता के पास चले जाओ। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर उसकी दुकान है, वहाँ पे आपको सस्ते दाम में मिल जाएगा। सेठ एक नंबर के कंजूस थे। वे अपना थैला लेकर थोक विक्रेता के पास चल दिए। पूरे 5 किलोमीटर चलने के बाद वह दुकान पे पहुँचे। अरे भाई, ये आम कैसे बेच रहे हो? सेठ जी, 5 रुपए किलो है आम, लेकिन हाँ, इससे मीठा आम आपको कहीं नहीं मिलेगा। अरे भाई, तुम तो बहुत ज्यादा बता रहे हो। तुम तो ठग रहे हो मुझे। जहाँ से तुम आम लाते हो वहाँ इतनी महंगी थोड़ी मिलती होगी। सेठ जी, मैं तो जंगल जाकर आम के पेड़ों से तोड़ कर लाता हूँ, वहाँ से जाकर ले लो, आपको फ्री में मिल जाएगा। सेठ जी को ये बात जच गई। जब मुफ्त में कोई चीज मिल रही हो
तो फिर पैसे खर्च करने का क्या फायदा। सेठ जी आम के पेड़ की खोज में जंगल की तरफ निकल पड़े। उन्हें चलते चलते जंगल में एक आम का पेड़ मिल गया। आम तो मुझे तोड़ना ही होगा, नहीं तो सेठानी खाना नहीं बनाएगी। सेठ जी जैसे तैसे आम के पेड़ पर चढ़ाए गए, लेकिन जब उतरने लगे तो उतरा नहीं जा रहा था। अब उन्हें डर लगने लगा था, क्योंकि तेज हवा चलने लगी थी और तेज बारिश भी शुरू हो गई थी, जिससे पेड़ हिलने लगा था और सेठ जी बहुत डर गए। अरे बाप रे, आज तो मेरा बचना मुश्किल लग रहा है। आज तो मैं मर ही जाऊंगा। सेठ जी का डर बढ़ता ही जा रहा था। सेठ जी पेड़ से नहीं उतर पाए तो मन ही मन मन्नत मांगने लगे। अगर मैं नीचे उतर गया तो मैं 101 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। मन्नत मांगने से सेठ जी का आत्मबल बढ़ा गया और अब हवा चलनी भी बंद हो गई थी। सेठ ने जैसे तैसे हिम्मत की और आधे पेड़ तक उतर गए और सोचने लगे। मैंने बिना मतलब के 101 ब्राह्मणों के भोजन के लिए मन्नत मांगी, लेकिन अब मैं पेड़ के आधी दूरी तक तो आ ही गया हूँ। सेठ ने नीचे देखा तो उन्हें फिर से डर लगने लगा। अगर मैं पेड़ से नीचे उतर गया तो 101 नहीं तो कम से कम 51 ब्राह्मणों को भोजन तो करा ही दूंगा। इतना बोलते बोलते सेठ जैसे तैसे करके नीचे उतर गए और बोले, अरे नहीं, मैं 51 ब्राह्मणों को भोजन तो नहीं करा सकता। अगर मैं चाहता तो बिना मन्नत मांगे ही उतर जाता, लेकिन चलो अब मैंने कह दिया है तो एक ब्राह्मण को भोजन तो करा ही सकता हूँ। सेठ एक नंबर के कंजूस थे। वो घर पहुंचे और अपनी पत्नी को आम दिया और फिर ऐसे ब्राह्मण की खोज में निकल गए जो सबसे कम खाना खाता हो। सेठ जी को बहुत ढूंढने के बाद भी कोई बहुत कम खाने वाला ब्राह्मण नहीं मिल रहा था। कई लोगों से पूछने के बाद आखिर सेठ जी को एक कम खाना खाने वाला ब्राह्मण मिल ही गया। सेठ जी उस ब्राह्मण के घर पहुंचे और कहने लगे, मुझे एक ब्राह्मण की दावत करानी है, मैं इसीलिए आया हूँ। जी ठीक है, मुझे आपका निमंत्रण स्वीकार है। ब्राह्मण देवता आप कितना खा लेते हैं? ब्राह्मण समझ गए कि सेठ एक नंबर का कंजूस है, इसीलिए ऐसा सवाल पूछ रहा है। लेकिन अगर सेठ एक नंबर का कंजूस था तो ब्राह्मण भी एक नंबर का चाणक्य दिमाग वाला था। सेठ जी, मैं तो मुश्किल से 2 पूड़ियां ही खा पाता हूँ। इतना सुनकर सेठ जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें लगा कि बस ये ब्राह्मण बिल्कुल सही रहेगा और तुरंत बोल पड़े, देखिए पंडित जी, मैं 9 बजे दुकान पर चला जाता हूँ, आप उससे पहले आकर भोजन कर लीजिएगा। पंडित जी राजी हो गए। सेठ जी घर आ गए और अगले दिन सुबह पंडित जी के लिए खाना बनवाकर उनका इंतजार करने लगे। लेकिन देखते ही देखते 9 बज गए, फिर धीरे धीरे 10 बज गए और आखिरकार सेठ जी थक हार कर सेठानी से कहने लगे, अगर पंडित जी आए तो उनको खाना खिला देना और 1 रुपए दक्षिणा दे देना। ऐसा बोल के सेठ चला जाता है। सेठ जी के जाते ही ब्राह्मण घर पे आते हैं। उनकी आते ही सेठानी उनकी सेवा में लग गई, उनके हाथ पैर धुलवाए और इतने में ही पंडित जी रो पड़े। पंडित जी को रोता देख सेठानी बोली, क्या हुआ पंडित जी, आप रो क्यों रहे हैं? क्या बताऊं सेठानी, इसी तरह से तुम्हारी देवी जैसी सासू माँ की याद आ गई। वह जब भी हमें निमंत्रण के लिए बुलाती थी तो हाथ पैर धुलवाते समय हमें 101 रुपए देकर हमारे पांव छूकर आशीर्वाद लेती थी। इतना सुनते ही सेठानी भावुक हो गई। अरे पंडित जी, सासू माँ नहीं है तो क्या हुआ? पंडित जी, मैं तो हूँ ना। सेठानी ने 101 रुपए लाकर पंडित जी को दे दिए। इसके बाद पंडित जी के लिए सेठानी ने भोजन बनाया और पंडित जी ने पेट भरकर खाया। पंडित भोजन करने के बाद फिर फुट फुट कर रोने लगे। अब क्या हो गया पंडित जी, आप फिर से क्यों रोने लगे? क्या बताऊं सेठानी जी, आपकी सासू माँ जब जिंदा थी तो वो मुझे भोजन कराने के बाद भी 1010 रुपए और चावल आटे का दान देती थी। बस उन्हीं की याद आ गई, पर वह सब पुरानी बातें हैं। चिंता मत करिए पंडित जी, जैसा होता आया है वैसा ही होगा। मैं आपके लिए सारा धन का सामान लेकर आती हूँ। पंडित जी सारा सामान लेके घर लौट गए।
शाम के समय जब सेठ जी घर आए तो वो सेठानी जी से पूछा, क्या हुआ भाग्यवान? पंडित जी आए थे, तुमने भोजन कराया कि नहीं? मैंने उन्हें भोजन तो अच्छे से करा दिया, लेकिन वह बार बार रो रहे थे। पंडित जी को सासू माँ की याद आ रही थी। क्या मतलब? सासू माँ की याद आ रही थी? बताओ तो सही। पंडित जी कह रहे थे कि जब सासू माँ जीवित थी तो जब भी उन्हें भोजन कराती थी, वे उनके हाथ पैर धुलवाते समय उनको 101 रुपए भी देती थी और आशीर्वाद लेती थी। मैंने भी वही किया। हाँ, और उसके बाद पंडित जी को सासू माँ की याद फिर से आ गई। जब वे भोजन कर रहे थे, कहने लगे कि सासू माँ भोजन के बाद भी 1010 रुपए और चावल आटे का दान करती थी। मुझे लगा हमें उनकी कमी नहीं खलनी चाहिए, इसलिए मैंने भी वैसे ही दान दक्षिणा दे दी। सेठ ये सुनकर चौंक गए और बोले, तुमने 101 रुपए दे दिए? सेठ का खून खौल उठा। उन्होंने गुस्से में लाठी उठाई और पंडित के घर की ओर चल दिए। इधर पंडित जी बहुत चालाक थे। उन्हें पहले ही पता था कि कंजूस सेठ को ये सब पता चलेगा तो वह शांत नहीं बैठने वाला। इसीलिए उन्होंने पहले से ही योजना बना रखी थी। सुनो पंडितानी, उस कंजूस सेठ का माल ऐसे ही नहीं पच पाएगा। वो नंबर 1 का कंजूस है। इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। बताइए, मुझे क्या करना होगा? जैसे ही सेठ जी घर पर आए, तुम मुझे एक सफेद कफन ओढ़ा देना और जोर जोर से रोना जैसे कि मैं मर गया हूँ। जैसे ही सेठ जी पंडित जी के घर पहुँचे, पंडितानी जोर जोर से रोने लगी। पंडित जी हमें छोड़कर कहाँ चले गए? अब हमारा क्या होगा? हमें भी साथ क्यों नहीं ले गए? अरे क्या हुआ पंडित जी को? सुबह तो अच्छे भले थे, लेकिन जब से सेठ जी के घर से दावत करके आए हैं, तब से उल्टी दस्त हो रही थी और अब तो हमें छोड़कर ही चले गए। मेरे पास इनके दाह संस्कार के भी पैसे नहीं है। सेठ यह सुनकर बहुत घबरा गया। अब मेरा क्या होगा? ये लो, कुछ रुपए आप इनका जल्दी से दाह संस्कार करवा लीजिए। बाकी जरूरत का सामान मैं घर पहुंचा दूंगा। आप परेशान मत होना। डर के मारे सेठ जी ने पैसों के साथ साथ 5 महीने का राशन भी पंडितानी के घर भिजवा दिया। इसी तरह 5 महीने बीत गए और सेठ जी का दिया हुआ राशन पानी खत्म हो गया। अब पंडित जी ने फिर से कोई नई चाल चलने की सोची। जब सेठ सुबह 9 बजे दुकान पर चले गए तो पंडित जी सेठानी के पास पहुंचे। अरे पंडित जी, आप तो मर गए थे, फिर आप यहाँ कैसे? पंडित जी ने कहीं से पता लगा लिया था कि सेठ जी की एक लाडो नाम की बेटी थी, जिसका कई साल पहले स्वर्गवास हो गया था। मुझे स्वर्ग में आपकी बेटी लाडो मिली थी सेठानी जी। जब उसे पता चला कि मैं आपके घर आता जाता रहता हूँ, तो वह मुझसे कहने लगी, पंडित जी मेरे घर जाकर मेरे माता पिता का हाल चाल भी ले आना। मेरी प्यारी बिटिया लाडो मिली थी। हाँ सेठानी जी, तभी तो मैं आपकी प्यारी बिटिया लाडो का हाल चाल बताने आया हूँ। वैसे सेठ जी कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। सेठानी जी भावुक हो गई और पंडित जी से पूछा, कैसी है मेरी लाडो बिटिया? क्या ही बताऊं सेठानी जी, लाडो तो बहुत कमजोर हो गई है। वहाँ कोई अच्छा इंतजाम नहीं है, उसे कुछ खाने को नहीं मिल पा रहा। आप खुद ही देख लीजिए, मेरी दाढ़ी कितनी बढ़ गई है। वाह पंडित जी, आपने बहुत अच्छा किया जो मेरी लाडो का समाचार लेकर आए। देखिए सेठानी जी, अब मैं कुछ देर में वापस स्वर्ग जाने वाला हूँ। आपको जो भी लाडो को देना हो वह मुझे दे दीजिए। अब सेठानी ने बहुत सामान बांधकर पंडित जी को दे दिया और पंडित जी सारा सामान लेकर अपने घर लौट गए। शाम के समय सेठ जी जब घर आए तो सेठानी ने उन्हें कुछ नहीं बताया। उधर सेठानी का दिया हुआ राशन पंडित जी ने 2 महीने तक चलाया। जब राशन का खत्म हो गया तो वो पंडित जी वापस सेठानी के पास चल दिए। सेठानी जी ने पंडित को देखा और खुश होके बोली, क्या हाल चाल है पंडित जी? हाल चाल बहुत बढ़िया है सेठानी जी। अब तो आपकी बेटी लाडो तंदुरुस्त हो गई है। आपका दिया हुआ सामान देखकर बहुत खुश हो गई थी और अब तो आप नानी बन गई हैं। आपकी बेटी लाडो को लड़का हुआ है। अब तो सेठानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अच्छा? हाँ, आपकी बेटी ने बोला था कि मेरी अम्मा से कह देना कि लड़के के लिए कुछ कपड़े और कुछ सामान भेज दें। और हाँ, उसने दावत का भी इंतजाम किया है, तो राशन भी लगेगा थोड़ा।
सेठानी ने पंडित जी के कहे अनुसार जरूरत का सामान पंडित जी को दे दिया और बोली, पंडित जी, मेरी लाडो को कह देना कि उसकी आम्मा उसे बहुत याद करती है। क्यों नहीं सेठानी जी, जरूर कह दूंगा। इतना कहकर पंडित जी वहाँ से निकल गए। तभी अचानक किसी काम से सेठ जी घर पर आ गए और देखा कि सेठानी घर के बाहर खड़ी है। क्या हुआ, यहाँ पे क्यों खड़ी हो? कोई आया था क्या? अरे सेठ जी, स्वर्ग से पंडित जी आए थे, बता रहे थे कि हमारी लाडो को लड़का हुआ है और तुम नाना बन गए हो। अरे तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? पंडित जी ने जो कहा तुमने सच मान लिया। कितनी मूर्ख हो तुम, कहीं वह तुम्हें ठग तो नहीं ले गया? मैंने कुछ ज्यादा सामान नहीं दिया सेठ जी, बस लाडो के बेटे के लिए सोने की चेन, कपड़े, चावल, आटा और यही कोई 2 महीने का राशन दिया है। अब तो सेठ जी सब समझ गए। वह अपनी मूर्ख बीवी और पंडित जी का गुस्सा लेकर पंडित जी के घर पहुँचे। पंडित जी, मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद कभी किसी पंडित जी से ये नहीं पूछूंगा कि वह कितना खाता है। ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, लेकिन मुझे महीने में 2 बार तुम्हारे घर भोजन करना होगा और दक्षिणा भी देनी होगी। अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होता रहेगा। ठीक है पंडित जी, मैं ऐसा ही करूंगा, लेकिन आप मेरे साथ ऐसी ठगी करना छोड़ दीजिए। ठीक है सेठ जी, तब आप चैन से रहिए, लेकिन याद रखना किसी पंडित से ऐसे मत पूछना कि आप कितना खाते हो। इसके बाद सेठ जी अपने घर चले गए। इस तरह पंडित जी ने अपनी समझदारी से कंजूस सेठ को अच्छा सबक सिखाया और सेठ जी ने भी ये समझ लिया कि हर चीज में कंजूसी करना ठीक नहीं होता है।